हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद हिना मैम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इस सेशन की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हम देखेंगे यूथ के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर। ठीक है, क्योंकि अब तक हमने पोषण करा दिया है। दूसरा हमारा क्या कार्बोहाइड्रेट हो चुका है। आज हमारा तीसरा चैप्टर है, उसका नाम है प्रोटीन। उसके जस्ट नेक्स्ट हम वसा को लेंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन उसी मोटिवेशन कोट के साथ, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हारने की सोचा नहीं है। क्योंकि जो आप सोच सकते हैं वो आप सब कर सकते हैं। दूध में उपस्थित प्रोटीन है तो दूध में उपस्थित अगर प्रोटीन की बात की जाए तो लैक्ट एल्बुमिन होता है, लैक्टोग्लोबुलिन होता है और केसिन होता है। तो दूध में ये तीनों ही उपस्थित होते हैं प्रोटीन। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे दूध में, तो यहाँ पे ABC तीनों ही दूध में उपस्थित हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे दूध में 2 प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से अधिकतम स्थान कैसीन को प्राप्त है, जो 80% है, जबकि व्हेल प्रोटीन बाकी का 20% है। जब 80 के बाद कितना बचा, 100% होती है हर एक चीज़। तो यहाँ पे 80 के बाद कितना बचा, 20। तो 20 में क्या है आपका, व्हेल प्रोटीन है। दूध में उपस्थित प्रोटीन, तो दूध में उपस्थित 2 प्रोटीन होती हैं। पहला होता है केसिन जो 80% है, और व्हेल प्रोटीन जो 20% है। व्हेल प्रोटीन की 2 प्रोटीन होती हैं, अल्फा लैक्ट एल्बुमिन और बीटा लैक्ट ग्लोब्यूलिन। तो यहाँ पे अल्फ़ा होती है और एक आपकी बीटा होती है। अल्फ़ा बीटा गामा इस तरह से 3 होती हैं। यहाँ पर केवल 2 पाई जाती है, एक अल्फ़ा एक बीटा। जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो हमारा है प्रोटीन की गुणवत्ता माप के लिए होता है। नेक्स्ट चलते हैं, भोजन से अवशोषित प्रोटीन अमीनो अम्ल की गुणवत्ता के माप को जैविक मूल्य कहते हैं। उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन जिसमें सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में उपस्थित हों। उदाहरण मीट, दूध, अंडा, सोयाबीन आदि। अंडा उच्चतम क्या है, जैविक मूल्य का खाद्य पदार्थ है। याद रखिएगा, अंडा क्या है, उच्चतम जैविक मूल्य का खाद्य पदार्थ है। नेक्स्ट चलते हैं, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है, तो 16% क्या होता है, प्रोटीन में नाइट्रोजन होती है। प्रोटीन शब्द ग्रीक भाषा के प्रोटोस से लिया गया है, जिसका अर्थ प्रथम स्थान पाने वाला तत्व होता है। 1838 में वर्जिलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन एक जटिल कोलाइडल यानी जटिल संरचना है। कार्बन नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है। याद रखिएगा, कार्बन भी है, नाइट्रोजन भी है, पदार्थ है। यह मुख्यतः कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है प्रोटीन। ठीक है, इसमें क्या है, कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण है प्रोटीन। प्रोटीन में औसतन नाइट्रोजन की मात्रा लगभग कितनी होती है, 16% होती है। यह जल अपघटन के पश्चात अमीनो एसिड में परिवर्तित होता है। यह अमीनो एसिड आपस में एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। किसके द्वारा जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े होते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है, तो वो होता है, इनमें से कोई नहीं पाया जाता है, क्योंकि माँ के दूध में ना ही लैक्टो एल्युमिनियम है, ना ही लैक्टोग्लोबुलिन है, ना ही कैसीन है। तो माँ के दूध की बात की जाए तो माँ के दूध में आपका कोलेस्ट्रॉल होता है, जो बच्चे को क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है। माँ के शरीर से निकलने वाला शुरुआत के दिनों का दूध होता है। यह पीला चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ होता है। माँ के दूध में कुछ एंटीबॉडीज़ पाए जाते हैं, जो कि शिशु में प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करते हैं। माँ के दूध में विटामिन ए, याद रखिए, माँ के दूध में विटामिन ए के साथ ही गामा ग्लोब्युलिनल पदार्थ भी पाया जाता है, गामा भी पाया जाता है। अभी हमने बीटा और क्या पढ़ा था, अल्फ़ा यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था, क्या था वो, अल्फ़ा और आपका क्या था, अल्फ़ा और बीटा था। ठीक है, और यहाँ पे माँ के दूध में क्या है, गामा भी है। याद रखिएगा, अल्फ़ा बीटा हमें प्रोटीन में मिलता है, कौन से वाले में, तो व्हेल प्रोटीन में। और यहाँ पे माँ के दूध में हमें गामा भी मिलता है। ठीक है, यहाँ पे है गामा आपका ग्लोब्युलिनल पदार्थ पाया जाता है, जो कि शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है या निभाता है। साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को कहते हैं, तो अमीनो अम्ल कहते हैं प्रोटीन के अणुओं को। नेक्स्ट देखते हैं,
साइटोप्लाज्म में उपस्थित प्रोटीन के अणुओं को अमीनो अम्ल कहते हैं। कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। यह सभी कोशिकाओं में पाया जाता तथा कोशिका झिल्ली के अंदर तथा केंद्रक झिल्ली के बाहर रहता है। यह रवेदार जेलीनुमा अर्ध तरल पदार्थ है। यह पारदर्शी एवं चिपचिपा होता है। अगर बात की जाए आरएनए और डीएनए की, तो आरएनए क्या है, एक प्रकार का न्यूक्लिक एसिड होता है जो सीधे प्रोटीन संश्लेषण में शामिल होता है, जबकि डीएनए क्या है, जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले तंतुनुमा अणु हैं। यह हर एक जीवित कोशिका के लिए अनिवार्य है। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का प्रोटीन है, तो यह संयुक्त प्रोटीन है हीमोग्लोबिन, जिसमें ग्लोबिन और लोहे आयन नामक प्रोटीन पाया जाता है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो केसीन दूध में पाया जाता है। केसीन क्या है, दूध में पाया जाता है, जिसमें से 8.2% कैल्शियम तथा 5.7% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। याद रखिएगा, वैसे कभी परसेंटेज में नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट चलते हैं। निम्न में से कौन सा वनस्पतिक प्रोटीजैन है, तो ये पेपेन जो है वनस्पतिक प्रोटीजैन है। पेपेन की अगर बात की जाए तो ये पपीते में पाया जाने वाला प्रोटियोलिटिक एंजाइम है। ठीक है, पेप्सिन तथा ट्रिप्सिन ये दोनों प्रोटीन पाचन एंजाइम है। यह अमाशय में प्रोटीन को सरल अणुओं में तोड़ता है। अगर बात की जाए यूरियस की, तो यह भी एक प्रकार एंजाइम है जिसकी मदद से यूरिया का अमोनिया में अपघटन हो जाता है। निम्न में से कौन सी भोज्य प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, तो राइट आंसर जो रहेगा वो है अंडा। अंडे से प्राप्त प्रोटीन संदर्भ प्रोटीन मानी जाती है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक अमीनो अम्ल पर्याप्त मात्रा में उपस्थित रहते हैं। क्योंकि प्राणी जगत के प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं, यह पूर्ण प्रोटीन होते हैं। सोयाबीन में प्रोटीन की प्रतिशतता ग्राम है, तो यहाँ पे 40 से 45%। सोयाबीन एक महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत है। इसके मुख्य घटक प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा होते हैं। सोयाबीन में 40 से 45% प्रोटीन, 22% वसा, 21% कार्बोहाइड्रेट, 12% नमी इत्यादि पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जंतु प्रोटीन स्रोत वनस्पति प्रोटीन स्रोतों से उत्तम होते हैं, क्योंकि इसमें होता है तो इसमें उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या होता है, उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, बेस्ट होता है यह। उत्तम संतुलित अमीनो अम्ल प्रोटीन मानव शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है। यह शरीर के ऊतकों के निर्माण खंडों में से एक है और ईंधन स्रोत के रूप में भी काम करते हैं। प्राणी जगत यानी एनिमल सोर्स से प्राप्त प्रोटीन उत्तम कोटि के होते हैं। यह पूर्ण प्रोटीन होते हैं, क्योंकि इनमें सभी 10 आवश्यक अमीनो अम्ल जो शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए नितांत आवश्यक होते हैं विद्यमान रहते हैं। उदाहरण दूध, दही, खोया, अंडा, मांस, मछली, यकृत इत्यादि अंडे से प्राप्त प्रोटीन सर्वोत्तम होते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रयोगशाला में आकार के आधार पर बड़े अणुओं को अलग करने में प्रयुक्त होता है। यह तकनीक एक ऋण आवेश अनुप्रयुक्त करती है, जिससे प्रोटीन धन आवेश की ओर जाते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी स्टेटमेंट गलत है, असत्य है, ठीक है, रॉन्ग है, क्योंकि जिससे प्रोटीन धनावेश की ओर जाते हैं, ये कथन क्या है, असत्य है। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रकार निम्नलिखित हैं, तो ऊतकों की वृद्धि करना एवं रखरखाव करना, ये कार्य है प्रोटीन का। दूसरा है समुचित पीएच का रखरखाव करना, ये भी कार्य है। पोषक तत्वों का संवहन करना, ये भी कार्य है। तो हमारा राइट आंसर जो रहेगा डी रहेगा, ADE रहेगा। ऊतकों की वृद्धि, रखरखाव, समुचित पीएच का रखरखाव, पोषक तत्वों का संवहन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पोषक तत्व उनसे होने वाला अभाव है, यानी पोषक तत्वों से कौन सा अभाव होता है, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो अगर बात की जाए प्रोटीन की, तो प्रोटीन से क्या होगा, तो प्रोटीन से क्या होता है, बालों का डिस्पिगमेंटेशन। ठीक है, बालों का बालों का डिस्पिगमेंटेशन होता है। विटामिन ए की बात की जाए तो ये क्या है, विटामिन ए को अगर देखा जाए तो इससे क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बात करते हैं विटामिन
ए की, तो यहाँ पे विटामिन ए की बात करते हैं तो ये फॉलिकुलर हाइपरकेराटोसिस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखते हैं थायमिन की बात करें तो थायमिन क्या है, ट्रैकीकार्डिया है। नाइसिन की बात करें तो ग्लोसाइटिस है। और कैल्शियम की बात की जाए तो कैल्शियम हमारा क्या होता है, तो यहाँ पे कैल्शियम को अगर देखा जाए बेसिकली तो कैल्शियम हमारा क्या रहेगा, काइलोनीसिया हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या बनेगी कूट हमारी, तो कूट हमारी बनेगी सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन बालों का डिसपिगमेंटेशन है, विटामिन ए फॉलिक्यूलर हाइपरकेराटोसिस है, थायमिन ट्रैकीकार्डिया है, नाइसिन ग्लोसाइटिस है और कैल्शियम काइलोनीसिया है। तो चलिए अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं तो आर्जिनिन होते हैं। आपको बता दें कि हमने नई प्लेलिस्ट बना दी है जिसका नाम है होम साइंस सिलेबस, होम साइंस टीजीटी पीजीटी सिलेबस वाइज टॉपिक्स। ठीक है, तो उसमें हम टॉपिक के अकॉर्डिंग यानी टॉपिक वाइज वीडियो डाला करेंगे जिससे कि वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी किसी भी एक टॉपिक को क्लियर करने के लिए। तो उसमें टॉपिक वाइज वीडियो रहेंगी, जैसे आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन की अभी पढ़ी है, पुष्प सज्जा की पढ़ी है, इस तरह छोटे छोटे टॉपिकों पे वीडियो आपको मिला करेंगे। तो आपको लगेगा हमें ये टॉपिक देखना है तो आप वही वीडियो देखकर उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आर्जिनिन एक अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूरिक अम्ल एक डेड है तो ये क्या है, प्यूरिन है। ठीक है, यूरिक अम्ल। नेक्स्ट चलते हैं कैल्सीटोनिन अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड है तो ये हमारा है 8 है। डोपामाइन निम्नलिखित में से किस अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है, मिथियोनाइन के द्वारा संश्लेषित की जाती है। डोपामाइन निम्नलिखित में से मिथियोनाइन अमीनो अम्ल द्वारा संश्लेषित की जाती है। प्रोटीन 20 अमीनो अम्लों के भिन्न भिन्न संयोग शामिल होते हैं। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन है तो हमारी 700 ग्राम है। कहीं कहीं पर हमारी 900 ग्राम है, तो वो हम जब आरडीसी पढ़ेंगे तो तब क्लियर करके चलेंगे, क्योंकि आरडीसी में जो कहा गया होगा वो हमारा प्रूफ के तौर पर क्या होगा, जब हमसे पूछा जाता है कि क्या दें आप साक्ष्य देंगे ये क्वेश्चन कैसे गलत है, तो वो प्रूफ के तौर पर काम आएगा। तो हम आरडीसी के अकॉर्डिंग देखेंगे गर्भावस्था में प्रोटीन की मात्रा को। ठीक है, क्योंकि वो गलत नहीं हो सकता। गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन 700 ग्राम है। प्रोटीन गर्भावस्था में गृहिणी को, क्योंकि ये आंसर किसका है, यहाँ देखिए ये आंसर किसका, आपका DSSB एग्जाम PGT 2018 ने ये आंसर राइट माना है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको क्या है 900 ग्राम है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है 700 ग्राम है। जैसा आपका क्या था यूथ के प्रैक्टिस सेट में है, यूथ के प्रैक्टिस सेट में इसको 900 ग्राम सही माना है, बट यहाँ पे ये 700 ग्राम सही माना है। किसने, आपके DSSB PGT यानी दिल्ली अधीनस्थ सेवा आयोग ने क्या करा है 2018 में इस वाले क्वेश्चन में 700 ग्राम सही माना है। तो ये ठीक है, या तो आरडीसी के अकॉर्डिंग आप किसी को चैलेंज दे सकते हैं, क्योंकि आरडीसी अपने आप में क्या है एक मतलब कैसा प्रूफ डॉक्यूमेंट्स है आरडीसी। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से ये क्वेश्चन कन्फ्यूजन का कारण बन रहा है, तो जल्दी ही इस कन्फ्यूजन को हम सॉर्ट आउट कर देंगे। ठीक है, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन, क्योंकि ये आंसर किसने माना है, आपका दिल्ली चयन आयोग ने। 700 ग्राम प्रोटीन गर्भकाल में गृहिणी को सामान्य स्त्री की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। गर्भस्थ शिशु के लिए शरीर निर्माण गृहिणी के शरीर में ऊतकों की टूट फूट मरम्मत एवं नए ऊतकों के निर्माण हेतु प्रोटीन नितांत आवश्यक होता है। प्रोलाइन यह एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, तो ये सही बात है, क्योंकि ये क्या है अनावश्यक अमीनो अम्ल है। न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइड के डॉट हैं,
तो ये उकटायडी की क्या है, बहुलक है। कथन देखिए, क्वासियोकर बालक में निचले अंगों में सूजन हो जाता है या सूजन हो जाता है। तो वृक्क मतलब कारण कह रहा है वृक्क सोडियम को बाहर निकालने में असमर्थ रहती है, अतः जल पुनः संश्लेषित होता जाता है। तो ये कथन कैसा है, तो इसमें ए कथन असत्य है परंतु आर सत्य है। यहाँ पे बात करते हैं क्वासियोकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है। शरीर में प्रोटीन की कमी से सूजन हो जाती है। शरीर की सभी कोशिकाओं ऊतकों में पानी भर जाता है। सूजन की मात्रा, प्रोटीन की कमी, रक्त भारी एवं एल्युमिनियम की कमी एवं जल की अधिकता आदि पर निर्भर करती है। सूजन के कारण बच्चा तंदुरुस्त दिखता है और हाथ पांव मोटे मोटे फूले फूले हो जाते हैं। अल्पता रोग लक्षण पोषक के साथ मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, लोहा आपको मतलब इसके पोषण के साथ इसे मिलाना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या रहेगा। अब विजुअल हो रहा होगा। यहाँ पे पेलेग्रा की बात कीजिए तो पेलेग्रा किसकी, नियासिन की कमी से होता है। बेरी किसकी कमी से होता है, तो बेरी की कमी से ये क्या है, पेलेग्रा नियासिन है। यानी हमें क्या करना है, यहाँ पे सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। बेरी से क्या हो जाएगा, थायमिन हो जाएगा। पेलेग्रा से नियासिन हो जाएगा। और जीरोफैथलीमिया से क्या हो जाता है, तो जीरोफैथलीमिया से रेटिना संबंधी रोग हो जाता है। और कोएलोनेकिया, तो यहाँ से कोएलोनेकिया की बात करें तो ये लोहा की कमी से होता है। तो चलिए, इस तरह से ये राइट आंसर जो रहा इसमें वो हमारा रहेगा सी। नेक्स्ट चलते हैं। पेलेग्रा नियासिन है, बेरी थायमिन है, कोएलोनेकिया लोहा है, जीरोफैथलेमिया रेटिना संबंधी है। तो इस तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल डाले विधि द्वारा प्रोटीनों के निर्धारण के लिए सही क्रम है। तो यहाँ पर सही क्रम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल डाले विधि द्वारा प्रोटीन के निर्धारण के लिए सही क्रम है। तो जल डाले विधि की बात की जाए तो यहाँ पे सही क्रम पूछा जा रहा है, क्या है, तो पहला है नमूनों को सुखाना और तौलना। दूसरा रहता है टाइट्रेशन। तीसरा जो रहेगा इसमें फिर रहेगा H2SO4 के साथ पाचन। और चौथा जो रहेगा वो रहेगा आसवन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। नमूनों को सुखाना और तौलना, टाइट्रेशन, H2SO4 के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं। तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि ये प्रोटीन्स है। नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टिन्स कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग प्रोटीन्स हैं, ये कथन सही है क्योंकि लैक्टिन्स मुख्यतः अरंडी के बीज में पाया जाता है। ये विषाक्त तो होता है, टॉक्सिन होता है, याद रखिएगा। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे किसके लक्षण हैं, तो ये सारे लक्षण हैं क्वाशियोकर के, जो किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। वृद्धि का अभाव, चिड़चिड़ापन, त्वचा में परिवर्तन और बालों में परिवर्तन, यह सारे क्वाशियोकर के लक्षण है। क्वाशियोकर 1 से 3 साल के बच्चों में होता है। यह रोग मुख्यतः प्रोटीन की कमी के कारण होता है। इस रोग में ऊर्जा, कैलोरी की कमी होती है, परंतु विशेष रूप से प्रोटीन की कमी मुख्य होती है। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको इस ऑप्शन में दोनों मिलते हैं। इसने ऊर्जा कहा है तो ऊर्जा प्लस प्रोटीन, तो वो भी आपका राइट आंसर रहेगा। अगर खाली प्रोटीन मिलता है तो वो भी आपका सही है, मगर कहीं कहीं पे मैंने देखा है कैलोरी प्लस प्रोटीन होता है तो वो भी आंसर सही है। अगर आपको खाली प्रोटीन नहीं मिलता तो
प्रोटीन मुख्यतः इनमें से किस रूप में अवशोषित किए जाते हैं? तो अमीनो एसिड के रूप में प्रोटीनों को अवशोषित किया जाता है। प्रोटीन मुख्यतः इनमें से अमीनो एसिड के रूप में अवशोषित किए जाते हैं। प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो एसिड में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन का आधारीय स्तंभ कहा जाता है। बिल्डिंग्स, ठीक है, आधारीय स्तंभ किसको कहा जाता है? तो अमीनो अम्लों को कहा जाता है प्रोटीन का। सड़ी हुई और अमोनिया जैसी गंध उत्पन्न करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा भोजन का कौन सा घटक पचाया जाता है? तो प्रोटीन्स पचाया जाता है बैक्टीरिया के द्वारा। सड़ी हुई, याद रखिएगा, प्रोटीन पचाया जाता है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य निम्न में से कौन सा है? तो प्रोटीन क्या करती है? तो ये ऊतकों की मरम्मत करना ही प्रोटीन का कार्य है। ठीक है। कब्ज को कौन रोकता है? आपके रेशे रोकते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूती, कैल्शियम प्रदान करता है। और दृष्टि में सुधारता तो विटामिन ए प्रदान करती है। मानव शरीर में प्रोटीन का प्रमुख कार्य ऊतकों की मरम्मत यानी रिपेयरिंग टिश्यूज करना है। ठीक है, इसको रिपेयरिंग विटामिन्स भी, रिपेयरिंग तत्व भी बोलते हैं प्रोटीन को, याद रखिएगा। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि विकास के लिए नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाएं एवं तंतु की निरंतर टूट-फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। रक्त, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा, बाल आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। प्रत्येक कोशिकाएं प्रोटीन की बनी होती हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि जीवित रहने के लिए प्रोटीन अनिवार्य है, इसलिए प्रोटीन को शरीर की आधारशिला, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, क्या कहा जाता है? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी की संज्ञा दी जाती है। निम्न में से कौन सा प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है? तो रेडोप्सिन कहा जाता है। ठीक है, जो प्रकाश को अवशोषित करता है। रेडोप्सिन प्रोटीन का आवश्यक घटक है जो रेटिना रिसेप्टर्स में प्रकाश को अवशोषित करता है। जिस वस्तु को हम देखना चाहते हैं उस पर प्रकाश पड़ना चाहिए, फिर उस वस्तु से प्रकाश की किरणें आँखों में पहुँचती हैं और कॉर्निया, पारदर्शक द्रव्य पुतली तथा लेंस और अंदर के पारदर्शक द्रव्य में से गुजर कर दृष्टिपटल पर केंद्रित होती हैं, किंतु वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर बनता है। दृष्टि तंत्रिकाएं उसका संदेश मस्तिष्क में पहुंचाती हैं, जहां उनका स्पष्टीकरण होता है। अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है, तो आपका एलानिन क्या है? अर्ध आवश्यक अमीनो अम्ल है। डॉट आवश्यक अमीनो एसिड में से एक है, तो यहाँ पे है आइसोल्यूसिन, क्या है? आवश्यक अमीनो अम्लों में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं। आइसोल्यूसिन आवश्यक अमीनो अम्लों में से एक है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जल अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन का आधारी स्तंभ कहा जाता है। अगर पूछा जाए प्रोटीन का आधारी स्तंभ है तो याद रखिएगा अमीनो अम्ल बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। निम्न में से कौन सा आवश्यक अमीनो एसिड है? तो लाइसिन क्या है? आवश्यक अमीनो एसिड है। जो नई प्ले लिस्ट बनाइए टॉपिक वाइज, मतलब सिलेबस वाइज टॉपिक, उसमें क्या करेंगे कि हम आवश्यक और अनावश्यक अमीनो अम्लों को बता देंगे, जिससे कि जिन पे बनने वाले सारे क्वेश्चन आपके क्लियर जाए। लाइसिन क्या है? आवश्यक अमीनो अम्ल है। आवश्यक अमीनो अम्ल ये सभी अमीनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण शरीर नहीं कर पाता, तय इन्हें भोजन द्वारा प्राप्त करना अनिवार्य होता है। 20 में से 10 अमीनो अम्ल की प्राप्ति के लिए मनुष्य की भोजन पर निर्भर रहता है, तो 10 इन 10 को आवश्यक अमीनो अम्ल कहा जाता है। जिन्हें हम भोजन से प्राप्त करते हैं या हम जिन्हें बाहर के सोर्सों से लेते हैं वो आवश्यक अमीनो अम्ल हैं। जो हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं या जिनका हमारे शरीर में निर्माण होता है वो अनावश्यक अमीनो अम्ल है। हमारे शरीर तथा भोजन के सभी प्रोटीन अमीनो अम्लों
नामक मूल इकाइयों से बनी होती है। नेक्स्ट चलते हैं। यह अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। तो ट्राइटोफैन का क्या है? प्रारंभिक रूप है। ट्राइटोफैन क्या है? अमीनो एसिड नियासिन का प्रारंभिक रूप है। हमारे शरीर तथा भोजन की सभी प्रोटीन अमीनो अम्ल नामक मूल इकाइयों से बनी होती हैं। 60 मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन 1 एनी यानी नियासिन के बराबर होता है। ठीक है, 60 जब मिलीग्राम ट्रिप्टोफैन होगा तो वो 1 नियासिन के बराबर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि है। तो यहाँ पे है जेल्डाल विधि। ठीक है, कौन सी विधि है? जेल्डाल। जेल्डाल विधि क्या है? सबसे उपयोगी विधि है। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि जेल्डाल विधि है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन भोजन के 3 कार्यों को पूरा करता है: शरीर की वृद्धि, विकास, तंतुओं का नवनिर्माण तथा मरम्मत, रखरखाव, शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाओं को नियंत्रित करना। और प्रोटीन ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटोस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकता है, तो याद रखेंगे। प्रोटीन ग्रीक भाषा के किससे बना है? प्रोटीयस से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है प्रथम स्थान ग्रहण करने वाला। निम्न में से अपूर्ण प्रोटीन कौन सा है? तो आपका है जेलेटिन। जो प्रोटीन है वो अपूर्ण प्रोटीन कहा जाता है। प्रोटीन एक ऐसा अकार्बनिक यौगिक है जिसका निर्माण 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है तथा प्रोटीन में मुख्यतः कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन के कुछ प्रकारों में फास्फोरस और सल्फर भी अल्प मात्रा होती है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि तथा विकास में महत्वपूर्ण योगदान देता है। प्रोटीन में उपस्थित नाइट्रोजन शरीर की वृद्धि में विशेष रूप से सहायक होती है। डॉट की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा क्रोमियम के, ठीक है, क्रोमियम की कमी से क्या होगा? वृद्धि में अवरोध, ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होगी। ये कब का है? आपका MP का PhD एंट्रेंस एग्जाम 2015 का है। क्रोमियम की बात की जाए, क्रोमियम अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में पशुओं तथा मानवों के ऊतकों में पाया जाता है। अभी हाल ही हुए शोध से ज्ञात हुआ है कि क्रोमियम इंसुलिन हार्मोन के क्रिया को तीव्र करता है। क्रोमियम कार्बोज वसा प्रोटीन के चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह प्रति कोशिकाओं ग्लूकोज पहुंचाने का काम करता है। क्रोमियम की कमी से वृद्धि में अवरोध एवं ग्लूकोज वसा तथा प्रोटीन के चयापचय में बाधा उत्पन्न होती है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। तो क्वाशरकर रोग प्रोटीन की कमी से देता है। अगर वहाँ पे ऑप्शन में प्रोटीन के साथ आपको क्या ऊर्जा या कैलोरी मिले तो याद रखिएगा राइट आंसर वो भी होगा, अगर प्रोटीन नहीं है तो। प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर नामक रोग हो जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, परंतु मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी होती है। जैसे पीड़ित बच्चे में सूजन यानी ओडेमा, गंजापन और चर्म रोग आदि देखने को मिलता है। प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत होता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर प्रोटीन की बात की जाए, ठीक है, प्रोटीन में नाइट्रोजन का प्रतिशत की बात की जाए तो हमारा 14 से 20% होता है प्रोटीन में नाइट्रोजन। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ देख लेते हैं, उपस्थिति के कारण ये वसा तथा कार्बोज से भिन्न है। इसी उपस्थिति के कारण प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। प्रोटीन की शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें नाइट्रोजन का 14 से 20% होता है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण यह वसा तथा कार्बोज से भिन्न है। ये पूछा, ये वसा तथा कार्बोज से भिन्न क्यों है प्रोटीन? तो याद रखिएगा नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। नाइट्रोजन कितना है इसमें? 14 से 20%। अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में प्रोटीन से प्राप्त करने होते हैं, क्योंकि वो मानव देह में संश्लेषित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे ये कथन क्या है आपका? सत्य है, क्योंकि अभी मैंने बताया था कि आपके क्या है 10 अमीनो अम्ल आपको खाद्य पदार्थों से लेने होते हैं, 10 आपका शरीर ही उन्हें निर्माण करता है या शरीर में वो मौजूद होते हैं। अनिवार्य समझे जाने वाले कुछ अमीनो अम्ल आहार में
प्रोटीन से प्राप्त होते हैं और प्रोटीन छोटी छोटी इकाइयों से बने होते हैं जिन्हें अमीनो अम्ल कहते हैं। मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिसमें से 10 प्रकार के संश्लेषण शरीर स्वयं करता है तथा शेष 10 भोजन के द्वारा प्राप्त होता है तथा इनका संश्लेषण शरीर द्वारा नहीं होता है। इस प्रकार अभिकथन ए और आर दोनों सही हैं। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि को उपयोग में ली जाती है। सल्फर के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की गणना की जाती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा ए सही है व आर गलत है। प्रोटीन की मात्रा के विश्लेषण के लिए माइक्रोजेल्डाल विधि को उपयोग में ली जाती है। इस प्रकार अभिकथन सही है, परंतु आर कारण गलत है क्योंकि नाइट्रोजन के प्रतिशत का मापन करके प्रोटीन की मात्रा की परिगणना की जाती है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो घटती हुई मात्रा के क्रम में क्या है, खाद्य पदार्थों को गठित करना है। तो उबला हुआ अंडा, चीज़ यानी पनीर, डबल रोटी और आपका है मक्खन। सबसे ज़्यादा किस में होगा प्रोटीन, तो उबले हुए अंडे में, उसके बाद पनीर में हमें मिलता है प्रोटीन, चीज़ में, पनीर के बाद अगर बात की जाए तो डबल रोटी में मिलता है, डबल रोटी के बाद बात की जाए तो मक्खन में मिलता है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी। उबला हुआ अंडा, डबल रोटी, उबला हुआ अंडा, चीज़ यानी पनीर, डबल रोटी और मक्खन में होता है, क्योंकि हमें कैसे लगाने, घटते हुए क्रम में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो अभी हमने घटते हुए क्रम में लगाया था, अब हमें बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं कि बढ़ते हुए क्रम में क्या रहेगा। तो मुर्गी का अंडा यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में, तो भैंस का दूध, ठीक है, भैंस के दूध के बाद हमारा क्या हो जाएगा, बादाम, बादाम के बाद मुर्गी का अंडा, मुर्गी के अंडे के बाद जो रहेगा यहाँ पे क्योंकि हमें क्या करना है, बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे कम प्रोटीन कहाँ है, भैंस के दूध में, फिर हमारा यहाँ पे रहेगा सफ़ेद डबल रोटी में, फिर सफ़ेद डबल रोटी के बाद बात की जाएगी तो मुर्गी का अंडा, फिर बादाम में, फिर राजमा में। तो सबसे अधिक हमारी कहाँ हो गई, राजमा में। तो हमारा स्टेटमेंट जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि पदार्थ से प्राप्त होने वाली प्रोटीन की मात्रा के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। यहाँ पे सबकी मात्रा दी गई है। भैंस के दूध से 100 ग्राम में हमें कितना मिलता है, तो 3.68 ग्राम मिलता है, जबकि सफ़ेद डबल रोटी से 10.6 ग्राम मिलता है, मुर्गी के अंडे से 13.28 ग्राम मिलता है, जबकि बादाम से 541 मिलता है, 18.41 ग्राम मिलता है। राजमा से सबसे ज़्यादा है तो वो हमारा 19 से 20 ग्राम मिलता है। धात्री माता 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा यानी ICMR 2010 है। तो ये किसके अकॉर्डिंग है, 2010 के अकॉर्डिंग। तो प्रस्तावित मात्रा कितनी है, 74 ग्राम प्रतिदिन। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा। हाँ, शिशु, बालक, किशोर, बालक बालिकाओं, गर्भवती, स्तन करने वाली माताओं में प्रोटीन की मांग अधिक होती है, वृद्धों में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के बाद जलने पर और मरम्मत या सूजन या क्वाशरकर, रक्त अल्पता, बुखार आदि स्थिति में भी प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। सन 1933 में भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने धात्री माता को 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित मात्रा 2010 में कितनी रखी है, तो याद रखिएगा 74 ग्राम प्रतिदिन रखी है। शरीर की मांग के अनुसार प्रोटीन की पूर्ति
हो इसके लिए ये आवश्यक है कि अनाज एवं दालों को मिलाकर प्रयोग में लाना चाहिए ताकि सभी आवश्यक अमीनो अम्लों की पूर्ति हो सके। RDA 2020 के अनुसार दात्री माता यानी याद रखेंगे 0 से 6 माह के लिए प्रोटीन की मांग कितनी कर दी गई है, तो ये हमारी 62.6 ग्राम कर दी गई है पर डे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 74 थी, तो प्रोटीन की मांग कितनी हुई, घटा दी गई है। ठीक है, यहाँ पर क्या है 10% प्रोटीन की मांग को घटा दिया गया। आवश्यक वसा अम्लों में शामिल है, तो लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। लिनोलेनिक और लिनोलेनिक अम्ल क्या है, वसा अम्लों में शामिल है आवश्यक। आवश्यक वसा अम्लों में लिनोलेनिक अम्ल और लिनोलेनिक अम्ल शामिल है। लिनोलेनिक अम्ल पोषण की दृष्टि से अत्यंत आवश्यक है। ये तौलों में बहुतायत से मिलता है। लिनोलेनिक अम्ल रक्त वाहिनियों को अर्धपारगम्य बनाता है। इस कारण गर्मी के मौसम में शरीर से निकलने वाले पसीने को नियंत्रण करता है। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं करता है वो अमीनो अम्ल कहलाते हैं। तो जिनका शरीर नहीं करता है वो क्या कहलाते हैं, तो वो आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। जिनका शरीर संश्लेषण करता है यानी शरीर जिन्हें शरीर में बनता है तो वो हमारे गैर आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं। जिन्हें जो शरीर में नहीं बनते वो आवश्यक अमीनो अम्ल होते हैं, जिन्हें हम खाद्य पदार्थों से बाहर से लेते हैं अपनी बॉडी के लिए। अमीनो अम्ल जिनका संश्लेषण शरीर नहीं कर सकता है वे आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं। अब तक कुल 20 प्रकार के अमीनो अम्लों का पता चल सका है जो हमारे भोजन एवं शरीर में पाए जाते हैं। इनमें 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में पाए जाते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल ऐसे होते हैं जो शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये आवश्यक अमीनो अम्ल कहलाते हैं जिन्हें भोजन द्वारा लेना आवश्यक होता है, क्योंकि इनके बिना शरीर की वृद्धि एवं विकास अवरुद्ध हो जाता है। इनका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इनकी कमी से शरीर की विकास रुक जाती है, क्योंकि शरीर में ना तो नई कोशिकाओं का निर्माण ही हो पाता है और ना ही क्षतिग्रस्त कोशिकाओं एवं तंतुओं की मरम्मत हो पाती है। प्राकृतिक बहुलक है। यहाँ पे क्या है, प्रोटीन क्या है, एक प्राकृतिक बहुलक है। प्रोटीन शरीर में उपस्थित सभी तत्वों में से एक महत्वपूर्ण है। सभी प्रोटीन शरीर में वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक है। निम्नलिखित एक सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। तो मेथियोनिन क्या है, सल्फर युक्त अमीनो एसिड है। प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। मेथियोनिन सल्फर युक्त है। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो प्रोटीन की हमें क्या करना है, घटती हुई मात्रा के क्रम में। तो हीमोग्लोबिन के स्तर में गिरावट, फिर नेक्स्ट हो जाएगा शरीर में आरक्षित लोहा भंडार का निषेचन, फिर नेक्स्ट हो जाएगा अस्थि मज्जा में स्टेनोवल आयरन का गठना, फिर हो जाएगा सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। तो यहाँ पे जो स्टेरॉइड बनेगा वो बनेगा हमारा D। हमारे शरीर में लोहे की आवश्यकता अत्यंत ही कम होती है। सामान्यतः लोहे तत्व की पूर्ति हमारे शरीर द्वारा ग्रहण की गई भोज्य सामग्री से ही हो जाती है, परंतु जब शरीर में लोहे की कमी हो जाती है तो निम्नलिखित लक्षण प्रकट हो जाते हैं। हीमोग्लोबिन का स्तर में गिरावट यानी हीमोग्लोबिन का स्तर गिर जाना, शरीर में आरक्षित लोहे भंडार का निषेचन, अस्थि मज्जा में स्टेनोवल आयरन का घटना और सीरम फेरिटिन स्तर में गिरावट। प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित कीजिए। तो ऐसे लगाएंगे जैसे 10, 9, 8। तो सबसे ज़्यादा प्रोटीन हमारी किस में होती है, तो मूंग दाल में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होती है। उसके बाद बात करेंगे तो हरी मटर में, फिर हमारी रह जाएगी सूजी में और सबसे लास्ट जो रहेगी सरकंद में। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर में विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। प्रोटीन ही की घटती हुई मात्रा के अनुसार खाद्य पदार्थों को व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार लगाएंगे: मूंग दाल, हरी मटर, सूजी और शकरकंद। एक क्वार्शियरकर शिशु की टांग एडिमा ग्रसित होती है। गुर्दे सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होते हैं, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी इकट्ठा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, ए और आर दोनों सही है, इसीलिए तो उसके शरीर को क्या फूला फूला लगता है, क्योंकि पानी की मात्रा बढ़ जाती है। एडिमा का मुख्य कारण है गुर्दे का सोडियम उत्सर्जित करने में सक्षम नहीं होना, जिसके फलस्वरूप शरीर में पानी एवं हानिकारक तत्व निकल ही नहीं पाते हैं और वे शरीर में इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे हाथ पैर तथा शरीर के अन्य भाग में सूजन आ जाती है। निम्नलिखित एक आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। तो यहाँ पे एलानिन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल नहीं है। बाद बाकी सभी यानी लाइसिन, मेथियोनाइन, फिनाइल एलानिन, यही सब क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल प्रोटीन जल में अपघटन के बाद वह अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं, अतः अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो से मिलकर बना है, 10 आवश्यक तथा 10 अनावश्यक। एनालिन एक अनावश्यक अमीनो अम्ल है, यानी नॉन आपका स्टेंटियल अमीनो एसिड है। नॉन स्टेंटियल अमीनो एसिड का निर्माण शरीर में नाइट्रोजन की उपस्थिति में स्वयं होता रहता है। इन्हें भोजन के द्वारा लेना नहीं होता, इसीलिए इसे अनावश्यक अमीनो अम्ल की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित आवासीय अम्लों को उनके बढ़ते हुए असंतृप्त दर्जे के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो असंतृप्त दर्जे के अनुसार हमें क्या करना है, सही क्रम में यहाँ पर व्यवस्थित करना है। तो पहला होता है लिनोलेनिक एसिड, फिर लिनोलेनिक के बाद हो जाएगा गामा लिनोलेनिक एसिड, फिर हो जाएगा यहाँ पे ओलिक एसिड, फिर ओलिक एसिड के बाद जो हो जाएगा एरेकिडोनिक एसिड, एरेकिडोनिक्स के बाद हो जाएगा इकोसेपेंटेनिक एसिड। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा डी। चलते हैं, ये आपको PDF हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी। तो लिनोलेनिक एसिड, बाइलिनोलेनिक यानी गामा, ठीक है, गामा लिनोलेनिक एसिड, एरेकिडोनिक एसिड और इकोसेपेंटेनिक एसिड निम्नलिखित में आवश्यक अमीनो एसिड है। तो ये आवश्यक अमीनो एसिड की बात की जाए तो यहाँ पे पहला रहेगा आइसोल्यूसिन, दूसरा जो थर्ड रहेगा लाइसिन, और यहाँ पे रहेगा फोर्थ की बात की जाए तो ल्यूसिन। ठीक है, आइसोल्यूसिन और लाइसिन और ल्यूसिन। हमारे बॉडी में 20 प्रकार के अमीनो एसिड पाए जाते हैं, जिसमें से 10 का निर्माण हमारे बॉडी में होता है, जिसमें से अनावश्यक यानी अमीनो एसिड कहते हैं। इसके बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं होती है, तो 10 प्रकार का निर्माण हमारी बॉडी में ही होता है, तो हमें भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेना पड़ता है, जिसे आवश्यक अमीनो एसिड कहते हैं। 10 आवश्यक अमीनो एसिड इस प्रकार है: एसेंटियल, आर्जिनिन, फिर है हिस्टिडाइन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, ल्यूसिन, मेथियोनिन, फेनल, एनालिन, थ्योनिन, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन बहुत पूछा जाता है, तो याद रखिए ट्रिप्टोफैन क्या है, आवश्यक अमीनो अम्ल है। ट्रिप्टोफैन के बाद वेलिन, ट्रिप्टोफैन बहुत पूछा जाता है, लाइसिन पूछा जाता है, ल्यूसिन पूछा जाता है, आर्जिनिन पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित आवश्यक अमीनो एसिड है, तो यहाँ पे जो आवश्यक अमीनो एसिड रहेंगे तो ट्रिप्टोफैन, वेलिन और लाइसिन, और यहाँ पे हो जाएगा फिर फोर्थ ल्यूसिन। ट्रिप्टोफैन, वेलिन, लाइसिन और ल्यूसिन, ये हो जाएंगे हमारे आवश्यक अमीनो अम्ल। ट्रिप्टोफैन, वेलिन, लाइसिन, ल्यूसिन। निम्नलिखित अनूठे खाद्यान्न पोषण सुरक्षिता के लिए विकसित किए गए हैं। तो क्या विकसित किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखते हैं कि क्या विकसित किया गया है। तो पूर्ण प्रोटीन, स्पाइरुलाइना,
और टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन इन्हें विकसित किया गया है। ऑप्शन है इसमें डी। खाद्य पदार्थों नेक्स्ट चलते हैं। खाद्य पदार्थों में नाइट्रोजन की मात्रा के फूड प्रोटीन में परिवर्तित होने का आकलन करने के लिए रूपांतरण गुणक है। तो यहाँ पर रूपांतरक गुणक है 6.25 रूपांतरक गुणक है। निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्यों के सिद्धांत का प्रयोग करता है। तो संपूरक कार्यों के सिद्धांत का प्रयोग करता है तो पहला हमारा इडली हो जाएगा, दूसरा मीठी रोटी और पांचवा जो हो जाएगा वो हमारी खिचड़ी। तो संपूरक आहार कहे जाते हैं। याद इस क्वेश्चन को दोबारा से देख लीजिए, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्यों के सिद्धांतों का प्रयोग होता है। तो इडली, मीठी रोटी ये सब मिक्स बन के बनते हैं। और खिचड़ी इनमें क्या बनाते हैं हम, खिचड़ी में भी हम क्या करते हैं, दालों को डालते हैं। मीठी रोटी में भी बेसन या मतलब चने की दाल जो होती है उसका बेसन होता है। और इडली भी आपका क्या है, ये भी आपके बनने वाला पदार्थ है मिक्स से, क्योंकि इडली आपकी बहुत जने सूजी से भी बनाते हैं। सुगंधित अमीनो अम्ल है और यहाँ पर टायरोसिन क्या है, सुगंधित अमीनो अम्ल है। अमीनो एसिड प्रोटीन जल का अपघटन के बाद वह अमीनो सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाते हैं। अतः अमीनो एसिड प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। टायरोक्सिन एक प्रकार का सुगंधित यानी अमीनो एसिड है, जिसको अमीनो एसिड को इस तरह प्रेजेंट करते हैं कि NH2R मतलब NH2C के बाद O, फिर इस तरह से इसका क्या है, ये एक सूत्र है कि इसका अमीनो एसिड का। ये कभी भी पूछा नहीं जाता, बट आप याद रखेंगे। गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। तो यहाँ पे जो गंधक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल की बात की जाएगी, गंधक सल्फर युक्त अगर अमीनो अम्ल की बात की जाएगी तो ये होता है मिथ्योनिन। इसमें गंधक आती है, इसलिए ये गंधक सल्फर अमीनो अम्ल है। नेक्स्ट चलते हैं। मिथ्योनिन सल्फर युक्त अमीनो अम्ल है। प्रोटीन जल अपघटन के बाद अपनी सबसे सरलतम इकाई अमीनो अम्ल में टूट जाता है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की लघुत्तम इकाई है। कई अमीनो अम्ल आपस में मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, इसीलिए अमीनो अम्लों को प्रोटीन का आधार स्तंभ कहते हैं। प्रोटीन अमीनो एसिड से बनते हैं, शरीर का निर्माण करते हैं। यह अधिक मात्रा में पाए जाते हैं अंडे की जर्दी में। हमारे शरीर को 20 प्रकार के अमीनो एसिड की आवश्यकता है। अमीनो एसिड 2 प्रकार के होते हैं, 10 आवश्यक अमीनो एसिड और 10 अनावश्यक अमीनो एसिड। अंडे में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वाशरकर किसकी कमी से होता है, तो ये प्रोटीन की कमी से क्वाशरकर हो जाता है। प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में क्वाशरकर नामक रोग हो जाता है। इस रोग की शुरुआत बच्चों को दूध पिलाने की अवस्था से ही आरंभ हो जाती है तथा बच्चे रोग के विभिन्न लक्षण देखे जा सकते हैं। इस बीमारी के कारण बच्चों में भूख की कमी होने लगती है, पूरे शरीर में सूजन आ जाती है, बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है और बालों एवं चेहरे की स्वाभाविक चमक घटने लगती है तथा बच्चों के शरीर में आवश्यक विटामिन की कमी होने लगती है तथा यकृत बढ़ जाता है और पेट निकला हुआ दिखाई देने लगता है। गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है, तो यहाँ पे ग्लूटीन क्या है, गेहूं में पाए जाने वाला प्रोटीन है। गेहूं में 2 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन। ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन क्या है, गेहूं में पाया जाता है। ग्लूटेलिन तथा ग्लाइडिन इन दोनों ही प्रोटीनों को सम्मिलित रूप से ग्लूटेन कहते हैं। पूछा जा सकता है ग्लूटेन क्या है, तो ग्लूटेलिन और ग्लाइडिन इन दोनों ही रूप से सम्मिलित को ग्लूटेन कहते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन एक ग्लाइकोप्रोटीन को जाना जाता है, तो यहाँ पे युग्मी प्रोटीन के रूप में। ठीक है, न्यूक्लियो प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन को किससे जाना जाता है, युग्मी प्रोटीन के रूप में जाना जाता है। संयुक्त प्रोटीन अमीनो अम्ल के अणु तथा अन्य रासायनिक पदार्थों जो प्रकृति में प्रोटीन ना हो से मिलकर बनता है। संयुक्त प्रोटीन यानी साधारण और प्रोस्थेटिक समूह है।
नेक्स्ट चलते हैं। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत है तो प्रोटीन है। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत, मस्तिष्क के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत प्रोटीन है। प्रोटीन का हमारे आहार में प्रमुख स्थान है। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान विभिन्न कोशिकाओं एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है, जिसकी मरम्मत प्रोटीन ही करता है। निम्न में से कौन सा मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है तो NPU प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। नेट प्रोटीन यूटिलाइजेशन का मान प्रोटीन की गुणवत्ता किसी खाद्य पदार्थ में बताता है। यह मानव पोषण प्रजननों के लिए प्रोटीन गुणवत्ता के उपाय के रूप में किया जाता है। प्रोटीन तथा कैलोरी संयुक्त कमी से हो जाता है तो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की संयुक्त कमी से क्या होता है, मैरस्मस होता है। मैरस्मस प्रोटीन ऊर्जा के कुपोषण का एक घातक रोग है जो प्रोटीन और कैलोरी की कमी से उत्पन्न होता है। इन पोषक तत्वों की कमी के कारण शरीर में ऊर्जा की अत्यधिक कमी हो जाती है, जिससे शरीर की महत्वपूर्ण क्रियाएं रुक जाती हैं। मैरस्मस वयस्क एवं बच्चों दोनों में ही हो सकता है। प्रोटीन एक कार्बनिक यौगिक है जो बना होता है तो अमीनो सल्फर से बना होता है। 20 अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन का हमारे आहार में मुख्य स्थान है। शरीर के वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन नितांत जरूरी है। शरीर के विभिन्न क्रियाकलापों के दौरान प्रोटीन कोशिका एवं तंतुओं की निरंतर टूट फूट होती रहती है। रक्त, बाल, मांसपेशियां, यकृत, अस्थि के तंतु, त्वचा आदि के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। इस वनस्पतिक स्रोत से ग्लूटीन प्राप्त होता है तो वो गेहूँ से हमें ग्लूटीन प्राप्त होता है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है तो अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का अंतिम उत्पाद है। प्रोटीन का अंतिम उत्पाद अमीनो एसिड होता है, जबकि कार्बोहाइड्रेट एवं वसा क्रमशः ग्लूकोज, फ्रक्टोज तथा वसीय अम्ल में बदल जाते हैं। प्रोटीन जब अमीनो अम्लों में बदल जाता है तो यह मांसपेशियों के निर्माण तथा शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या होती है, बहुत पूछा जाता है। 20 कितने अमीनो अम्ल होते हैं, जिसमें से अनिवार्य अमीनो अम्लों की तो 10 होती है और 10 ही कैसे होते हैं, अनिवार्य अमीनो अम्ल होते हैं जो हमारे शरीर में बनते हैं। मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या 10 होती है और ध्यानतव्य है कि प्रकृति में 20 से 22 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, मगर 20 हमने काउंट किए, याद रखिएगा। स्तनियों में इनमें से केवल 10 ही शरीर में बनते हैं। जो स्तनदा मतलब जो मनुष्य उनमें केवल 10 ही शरीर में बनते हैं, जबकि 10 अमीनो अम्लों को आहार से लेना पड़ता है, तो इसलिए 20 ही हम मानते हैं। सामान्यतः कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है तो पीलिया यानी जॉन्डिस की स्थिति में कम प्रोटीन वाला आहार दिया जाता है। ये PGT 2019 का टॉपिक है। नेक्स्ट अब इसके बाद जो आएंगे वो उपचार में देने वाले आहार, रोग और उससे संबंधित होगी हमारी वीडियो। पीलिया एक ऐसा रोग है, पीलिया यानी जॉन्डिस एक ऐसा रोग है जो किसी कारणवश शरीर में पित्त वर्णक यानी रक्त में ही बिलिरुबिन की मात्रा में वृद्धि के कारण होता है। इससे पीड़ित व्यक्ति का पेशाब पीला, नाखून, त्वचा, आंख का रंग पीला हो जाता है। इससे पीड़ित व्यक्ति को प्रोटीन की अल्प मात्रा वाला आहार देना श्रेयस्कर होता है, क्योंकि इसमें लीवर वर्क नहीं करता, ठीक है, यकृत काम नहीं करता। यानी यकृत यहाँ पूछा जाता है कि पीलिया में या जॉन्डिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है शरीर का, तो याद रखिएगा यकृत प्रभावित होता है। सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितनी मात्रा दी जाती है, तो ये 4 ग्राम दी जाती है। प्रोटीन मानव शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। बाहर में सजीव कोशिकाओं का लगभग 15% भाग तथा मृत व सूखी कोशिकाओं का लगभग 50% भाग प्रोटीन का होता है। सामान्यतः किसी कारण व्यक्ति को प्रोटीन लगभग 4 ग्राम प्रति किलोग्राम के हिसाब से दी जाती है। नेक्स्ट चलते हैं। शरीर में प्रोटीन तो कोशिका निर्माण करता है। मुख्यतः कोशिकाओं के निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं की टूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। भोजन में हमारी आवश्यकता की कुल कैलोरी का 15 से 20% प्रोटीन से आनी चाहिए। यद्यपि कि प्रतिदिन प्रोटीन की क्या है आवश्यक
मात्रा उम्र, भार तथा वर्कआउट के रूटीन पर निर्भर करती है। सामान्यतः 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी ऊर्जा होती है। प्रोटीन की इकाई है अमीनो एसिड। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन बड़ी संख्या में अमीनो अम्ल की छोटी छोटी इकाइयों से बने जैविक ये अणु होते हैं। अमीनो अम्ल समूह यानी NH2 और कार्बोक्सिलिक समूह यानी COH दोनों से मिलकर बने अणु हैं। प्रोटीन में अमीनो अम्ल की इकाइयाँ पेप्टाइड बंध नामक विशिष्ट लिंकेज से जुड़ी होती हैं। दालों में किस अमीनो अम्ल का अभाव होता है? तो मेथिओनिन अमीनो अम्ल का अभाव होता है। मेथिओनिन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक आवश्यक अमीनो एसिड है। यह नए रक्त वाहिनियों के निर्माण के लिए आवश्यक है। यह अनाजों में समान स्तर पर उपस्थित होते हैं, जबकि दलहनी फसलों में इसकी नगण्य मात्रा या अभाव पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। प्रोटीन का पाचन होने के पश्चात वह परिवर्तित हो जाता है, तो अमीनो अम्लों में वह परिवर्तित हो जाता है। प्रोटीन्स 20 प्रकार के अमीनो अम्लों से बनते हैं। इनमें से 10 अमीनो अम्ल हमें भोजन द्वारा प्राप्त होते हैं। शेष 10 अमीनो अम्लों का निर्माण हमारे शरीर में हो जाता है। प्रोटीन प्राप्त करने का सर्वोत्तम स्रोत है, तो वो हमारा सोयाबीन है। वनस्पतिक प्रोटीन्स, जंतु प्रोटीन्स। वनस्पतिक प्रोटीन्स की बात करें तो सोयाबीन, मटर, दालें, चना, मूंगफली, बादाम, काजू आदि वनस्पतिक प्रोटीन के प्रमुख स्रोत हैं। जबकि जंतु प्रोटीन की बात करें दूध, अंडा, पनीर, मांस, मछली आदि उत्तम प्रोटीन प्राप्ति के मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ब्यूटारिक अम्ल। तो यहाँ पे ये किस किस के हैं, यानी कि लैक्टिक अम्ल हमें किस में मिलेगा? तो लैक्टिक अम्ल हमें दूध से प्राप्त होता है। एसिटिक अम्ल की बात की जाए तो ये सिरका में होता है। साइट्रिक अम्ल की बात की जाए, साइट्रिक अम्ल तो ये नींबू में होता है। और ब्यूटारिक अम्ल की बात की जाए तो दुर्गंध युक्त मक्खन में, यानी मक्खन में हमारा ब्यूटारिक अम्ल होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा डी। ठीक है, क्योंकि यूथ के प्रैक्टिस सेट में भी पूछा गया था दुर्गंध युक्त मतलब अम्ल निकलता है तो मक्खन से, ब्यूटारिक अम्ल, याद रखिएगा, वहाँ किसी को कन्फ्यूजन था। लैक्टिक अम्ल ज़्यादातर इसका जो राइट आंसर रहेगा उस वाले क्वेश्चन का कि प्रोटीन की मांग मतलब स्त्री को गर्भावस्था में तो वो हमारी 700 ग्राम ही रहेगी। जब हम RDC पढ़ेंगे तब और क्लियर करेंगे, बट क्योंकि वो दिल्ली आयोग ने माना है राइट आंसर 700, तो हमारा भी आंसर 700 ही रहेगा, यानी हम भी 700 के राइट आंसर के साथ ही जाएंगे। निम्न में से लैक्टिक अम्ल दूध में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है, जबकि ब्यूटारिक अम्ल दुर्गंध युक्त मक्खन में पाया जाता है। निम्न में से एल्युमिनियम किस में पाया जाता है? तो एल्युमिनियम क्या है? अंडे में पाया जाता है। ट्रिप्टोफैन है तो आवश्यक अमीनो अम्ल है ट्रिप्टोफैन। मैंने अभी भी कहा था ट्रिप्टोफैन और अर्जिमिनोना बहुत पूछा जाता है। ट्रिप्टोफैन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है। यह विटामिन बी यानी नियासिन के संश्लेषण में मदद करता है। यह सेरोटोनिन या पूर्वगामी है। यह न्यूरोट्रांसमीटर के संश्लेषण में भी मदद करता है। जैविक या मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो किसको? प्रोटीन को प्रयुक्त किया जाता है। जो 2013 का TGT का जैविक या मूल्य गुणवत्ता का मापन करने के लिए प्रोटीन प्रयुक्त किया जाता है। प्रोटीन का कार्य शरीर में कोशिकाओं का निर्माण तथा पुरानी कोशिकाओं में टूट-फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक तत्व है। मात्रा के अनुसार शरीर में पानी के बाद सबसे अधिक प्रोटीन उपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 ग्राम प्रोटीन देगा तो ये कितना देता है? 20 किलो कैलोरी देता है, क्योंकि 5 गुणा 4 कर देंगे, क्योंकि एक ग्राम प्रोटीन हमें 4 किलो कैलोरी देता है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे सूची फर्स्ट को हमें सूची सेकंड से मिलाना है और देखते हैं क्या इसमें उपयुक्त रहेगा।
तो यहाँ पे अगर अंडे की बात की जाए तो अंडे में क्या होगा, तो अंडे में होगा एविडिन। आ से अंडा, अ से एविडिन, ठीक है। एविडिन। दूध में क्या होता है, कैसीन होता है। अगर गेहूं की बात की जाए, गेहूं में ग्लूटीन होता है। गा से गेहूं, गा से ग्लूटीन, याद रखिएगा। मांस किसका होता है, कलेजे का, तो मांस में क्या होता है, कैलेजन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। अंडा एविडिन होता है, दूध कैसीन होता है, गेहूं ग्लूटीन होता है, मांस कैलेजन होता है। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन की है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है कितनी है, 0.8 ग्राम किलोग्राम शरीर भार की होती है। भारतीय प्रौढ़ पुरुष की औसत दैनिक आवश्यकता प्रोटीन 0.8 ग्राम किलोग्राम शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित होता है। यह अवस्था किशोरावस्था तथा वृद्धावस्था के बीच की अवस्था है। यह काल शारीरिक वृद्धि का काल नहीं होता है। प्रौढ़ावस्था में चयापचय दर भी सामान्य होती तथा शरीर की कोशिकाओं में सामान्य से अधिक टूट-फूट भी नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं। आप देख ही पा रहे हैं कि ये यूथ की क्या है, यूथ कंपटीशन टाइम्स है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 ग्राम प्रोटीन, 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 10 ग्राम वसा निम्नलिखित ऊर्जा प्रदान करेगी। तो ये यहाँ पे है 20 ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम 4 है, और 60 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, तो ये भी 4 है 1 ग्राम, और 10 ग्राम वसा, तो ये 9 है, ठीक है। तो 9 का कितना हो गया, ये 90 हो गया यहाँ पे, और 4 का कितना हो गया, तो यहाँ पर 4 की टेबल को आप 6 बार पढ़ें, या फिर 6 की टेबल को 4 बार पढ़ें। तो 6 जो 24 यानी 240, और ये कितना हो गया, तो यहाँ पे हो गया 80, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनको काउंट करेंगे 80, 240, और आपका ये, तो इन्हें क्या होगा, यहाँ पे 0 की 0 आ जाएगी। फिर हमारा हो जाएगा 8 और 4 12, 12, और यहाँ पे 9 कर लीजिए, सीधे सीधे 12, सीधे 10 कर लेंगे हम, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 22, 22 का क्या हो जाएगा, 1 कम कर दो 21, तो 21 की 1 हाँसुलाई 2, और 2 और 2 4, तो ये हो जाएगा 210, वो 4। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आया 410, तो यहाँ पे सी जो हमारा राइट आंसर रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अनावश्यक अमीनो अम्ल हैं, तो यहाँ पे है शरीर द्वारा उत्पादित हो जाते हैं, वो अनावश्यक अमीनो अम्ल कहे जाते हैं। जो शरीर द्वारा उत्पादित नहीं होते वो आवश्यक अमीनो अम्ल कहे जाते हैं। प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है, तो यूरिया क्या है, प्रोटीन के चयापचय का मुख्य पदार्थ होता है। सोयाबीन में निम्न प्रोटीन पाया जाता है, तो ग्लाइसिनिन प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे सोयाबीन में ग्लाइसिनिन नामक प्रोटीन पाई जाती है। यह पूर्ण प्रोटीन है। ग्लूटीन गेहूं में पाई जाती है। लैक्टोब्यूमिन प्रोटीन दूध में पाई जाती है। अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई है। प्रकृति में पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादन किया जाने वाला रेशा कौन सा है, तो यहाँ पे है क्या है, नाइट्रिल है। प्रकृति में पाए जाने, जो प्रकृति है उसमें पाए जाने वाले प्रोटीन से उत्पादित किया जाने वाला रेशा क्या सा है, नाइट्रिल है। उस प्रोटीन का नाम बताइए जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली का और शरीर के प्राकृतिक निर्विषणीकरण प्रक्रिया में सहयोग करती है, तो वो हमारी होती है ग्लोबुलिन। उस प्रोटीन का नाम क्या है, तो वो हमारा ग्लोबुलिन है, जो सर्दी और फ्लू से लड़ने में मदद करती है, क्योंकि इसमें बीटा ग्लूकेन्स और इम्यूनोग्लोबुलिन शामिल होते हैं, जो प्रतिरक्षा प्रणाली और शरीर के प्राकृतिक निर्वितरीकरण प्रक्रिया में सहयोग करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रोटीन संपूरक कार्य के सिद्धांत का उपयोग करता है, तो यहाँ पे मिस्सी रोटी।
प्रोटीन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मीसी रोटी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मीसी रोटी आटा यानी अनाज तथा बेसन यानी चने की दाल से मिलाकर बना होता है। अनाज में मेथिओनिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है तथा दाल एवं उनके उत्पादनों में लाइसिन प्रचुर मात्रा में उपस्थित होता है। अनाज एवं दाल एक दूसरे के संपूरक हैं। याद रखिएगा, एक बार क्वेश्चन कहीं पे आया था कि संपूरक आहार हैं, तो इसी तरह के हैं। जैसे हम चावल में क्या मिलाते हैं, मूंग की दाल मिला के खिचड़ी बनाते हैं, तो ये क्या है, संपूरक हैं। अनाज और दाल एक दूसरे के संपूरक हैं, प्रोटीन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, घटाते नहीं हैं, बढ़ाते हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार में लिए गए अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक है। आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम्स और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। तो यहाँ पे जो रहेगा ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, क्योंकि क्या करता है, गुणवत्ता प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से प्राप्त पर्याप्त गैर प्रोटीन ऊर्जा आहार के लिए गए अमीनो अम्ल के समक्ष उपयोग के लिए आवश्यक है, क्योंकि आहार संबंधी प्रोटीन शरीर के प्रोटीन एंजाइम और कुछ हार्मोन्स के संश्लेषण के लिए अमीनो अम्ल प्रदान करता है। एक वयस्क के मिश्रित आहार में प्रोटीन की आहारणीय आवश्यकता होती है। तो कितनी होती है, 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार के। ये जीआईसी प्रवक्ता का है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान समिति यानी ICMR के पोषण विशेषज्ञों ने भारतीयों के लिए प्रोटीन की प्रस्तावित दैनिक आवश्यकता यानी 1 ग्राम प्रति किलो शारीरिक भार 1 किलोग्राम वयस्क शारीरिक भार के आधार पर निर्धारित किया। यानी 1 ग्राम कितनी है, किलोग्राम वयस्क शारीरिक भार के। इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण अमीनो एसिड नहीं है, तो हमारा ग्लाइसिन क्या है, अमीनो एसिड नहीं है। 10 आवश्यक अमीनो अम्ल निम्नलिखित हैं: हिस्टिडीन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, अर्जिन, मेथिओनिन, थियोनिन, फिनाइल एनालिन, वेलिन और ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी 10 अमीनो अम्ल शरीर वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, प्रोटीन के अब तक के सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को कंप्लीट कर लिया है यूथ के चैप्टर वाइज सॉल्व पेपर के माध्यम से। तो यहाँ पे जो कन्फ्यूजन था कि यूथ की जो प्रैक्टिस सेट है उसमें कितना था, 900 ग्राम प्रोटीन था, बट यहाँ पे हमें सॉल्व पेपर करते टाइम दहलीज अधनस्थ ने 700 ग्राम प्रोटीन बताया है, गर्भस्थ महिला के लिए संश्लेषित है। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा वो 700 ग्राम ही रहेगा, क्योंकि किसी भी आयोग के द्वारा माना गया आंसर ही मान्य होता है। और जब हम RDC पढ़ेंगे तो और उसे क्लियर कर लेंगे, जिससे कि उसमें कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे। देखिए ये इस क्वेश्चन को, गर्भावस्था के दौरान संश्लेषित कुल प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या है, दिल्ली अधीनस्थ आयोग ने 700 ग्राम मानी है, तो हम भी इसी को मानेंगे या इस ऑप्शन के साथ जाएंगे। क्योंकि जब आता है कि क्या करें, चैलेंज करें, तो चैलेंज के लिए कोई ना कोई साक्ष्य चाहिए होता है, यानी किसी भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन को सही माना गया भी प्रूफ कराना होता है, तो ये भी एक साक्ष्य के रूप में यूज़ करे जाते हैं। तो यहाँ पे ये दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा माना गया साक्ष्य ही हमारे लिए राइट आंसर रहेगा, 700 ग्राम ही रहेगा। तो कोई कन्फ्यूजन ना रखें, ठीक है। अगर नया RDA चार्ट 2020 के अकॉर्डिंग भी देख लेंगे इसे। तो अब जल्दी हम 2020 नया RDA चार्ट कराएंगे, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है वो। तो आज हमने अपने चैप्टर किसको देखा, चैप्टर 3 को कंप्लीट करा है। चैप्टर 4 में हम वसा को देखेंगे, उसके बाद हम क्या देखेंगे, रोग तथा रोग में आहार की मात्रा या रोग में देने वाली डाइटों को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट उसमें हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद। ये PDF आपको टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कल रात को हमने 3 से 4 PDF डाली थी, जो अब तक की सारी क्लासों की थी। इसी तरह हम क्या करते हैं कि जैसे हमारे पास लगता है कि आज हम फ्री हैं, तो उसी टाइम हम सारी, या फिर ऐसा लगता है कि हाँ आज मतलब डाल सकते हैं, तो हम उस टाइम डाल देते हैं। तो आप परेशान ना हो, आपको PDF टेलीग्राम तथा व्हाट्सअप नंबर पर प्रोवाइड कर दी जाएंगी। तो
अब तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।